तो गाइस कॉन्कर बैच में आपका स्वागत है। टर्म 2 एग्जामिनेशन की ताबड़तोड़ सुपर डुपर फास्ट तरीके से तैयारी कराने के लिए मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स आपका साथ दे रहा हूं। तुम्हारी पूरी इकोनॉमिक्स टर्म 2 की दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक इंडियन इकोनॉमी बोलूंगा मैं उसको इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से शुरू करेंगे और एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर खत्म करा देंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज वाला चैप्टर होगा, लेकिन क्योंकि ये पहली वीडियो है इकोनॉमिक्स की जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं क्रैश कोर्स की फॉर्म में, तो गाइस इससे पहले एक बार छोटा सा अपना कोर्स डिस्कस कर लेते हैं कि तुम्हारे पेपर में आ क्या रहा है। 2 मिनट लगेगी, दिमाग फिर से ताजा हो जाएगा, पेपर का टारगेट जो तुम अचीव करना चाहते हो वो फिर से याद आएगा, तो अपना मोटिवेशन भी मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको पता है कि टर्म 2 का पेपर आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, यानी एबीसीडी वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब पूरा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि बुक 1 है वो 22 नंबर की आ रही है, और इंडियन इकोनॉमी जिसको मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी बुक 2 बोलूंगा, ये आपके पास 18 नंबर की आ रही है। टोटल मिला के 40 नंबर का पेपर होगा, 10 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क, तो टर्म 2 भी आपके पास 50 नंबर की हो जाएगी। तो पेन का साइज थोड़ा छोटा करते हुए हाँ जी आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 यूनिट आ रही है, नेशनल इनकम और एडीएएस वाली इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों यूनिट आ रही है। 3 पहले आ चुकी है, मनी बैंकिंग वगैरह सब पहले आ चुकी है। 10 नंबर की नेशनल इनकम, 12 नंबर की डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो 22 नंबर यहां बन गए। और इंडियन इकोनॉमी में यूनिट 2 करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी नाम है। इस यूनिट के अंदर 6 चैप्टर होते हैं। 3 चैप्टर टर्म 1 में आ गए थे जो कि पॉवर्टी था, रूरल डेवलपमेंट था और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन था। 3 चैप्टर बच गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इसको मैं बोलूंगा, और चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज करके लिखा हुआ है, जिसको आज कर रहे हैं। यही वाला चैप्टर आज होगा। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कराऊंगा, उसके बाद इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर कराऊंगा। ये तीनों चैप्टर इस यूनिट में है, तीनों मिला के 12 नंबर के आ रहे हैं। कोई एक अकेले चैप्टर की स्पेसिफिक मार्किंग स्कीम नहीं गिवन है, यानी ये नहीं पता कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना का आएगा। इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर है, तीनों मिला के 12 नंबर के आएंगे, कोई भी कितने भी नंबर का आ सकता है। फिर लास्ट है इसके अंदर कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, इसको प्यार से इंडिया, चाइना और पाकिस्तान करके बुलाएंगे, और 6 नंबर की ये वाली यूनिट आएगी। यहां से अभी चांसेस है कि केस स्टडीज की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, और उसके क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं सॉल्व मैं आपको सिखा दूंगा। तो गाइस ये पूरा पहले कैप्चर करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पे स्टूडेंट्स का ज्यादा फोकस रहता है। अभी तक आपने पढ़ी होगी तो नेशनल इनकम और एडीएएस के पीछे पढ़े होंगे। इंडियन इकोनॉमी में शायद बहुत थ्योरी का पता लग जाता है, लेकिन लिखना क्या है वो नहीं पता होता। मैं आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे क्वालिटी के यहां पर नोट्स प्रोवाइड करूंगा, नोट्स भी स्लाइड्स की फॉर्म में। आपको स्लाइड मिलेगी, आप बीच में पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आसान हो जाएगा। लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप यार उसको अपनी कॉपी के अंदर खुद नोट करो। खुद नोट करोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, खुद के नोट्स ही सबसे अच्छे, सफल और बेटर क्वालिटी के होते हैं, वही काम में ज्यादा आते हैं। ठीक है जी, तो इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस पूरी इंडियन इकोनॉमी को 4 वीडियो के अंदर खत्म करूंगा। 4 वीडियो में जब ये खत्म हो जाएगी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। तुम बिल्कुल ही अच्छे लेवल पे इन वीडियोस को देखोगे, लग रहा है कि लव सर अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हैं। वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे, कमेंट सेक्शन में ताबड़तोड़ तरीके से मजा आ जाएगा। अगर हमें तो यार सारे लाइव सेशन शुरू कर देंगे, तुम्हारे एग्जाम से पहले सारी मैराथन रख देंगे, पेपर अच्छे तरीके से तुम्हारा जाएगा, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, समझे? तो कमेंट सेक्शन में सब ये करना शुरू करो ना। अब शुरू करते हैं एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक एग्जांपल पे गेम खेलेंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों का मीनिंग जानते हुए चलेंगे, और एक देश के बारे में बात करेंगे, एक अकेली सिचुएशन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो मानो एक कंट्री में रहने वाले लोग, यानी उस देश की टोटल पॉपुलेशन 100 लोग हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि 100 लोग इस देश के अंदर रहते हैं, और उस देश में 10 लोग वो हैं जो स्कूल में जाते हुए बच्चे हैं, या फिर रिटायर्ड बुजुर्ग वगैरह है जो काम करना नहीं चाहते या काम करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। स्टूडेंट्स वगैरह कहां क्वालिफाइड होते हैं, 4th क्लास का बच्चा काम करने के लिए रेडी नहीं है। ओके, तो 90 लोग, सॉरी 80 लोग, मैं इसको थोड़ा रेक्टिफाई करूंगा, यानी 10 लोग नहीं 20 लोग मान लेते हैं जो काम करना नहीं चाहते। तो 80 लोग वो है हिस्सा पॉपुलेशन का जो काम करने के लिए विलिंग भी है, यानी राजी भी है, और क्वालिफाइड यानी कैपेबल भी है। 80 लोग काम करना चाहते हैं 100 में से, लेकिन नौकरी एक्चुअली कितने को मिली है उसको बोलते हैं वर्किंग पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। नौकरी मिली है 70 को। तो गाइस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ इस देश के अंदर कितनी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है यानी बेरोजगार है, तो आप आंसर क्या दोगे? वीडियो पॉज करके एक बार सोच लो, फिर मैं बताता हूं। तो यहां पर ज्यादातर आंसर आ रहा होगा कि यार 70 लोगों को काम मिला है, टोटल 100 लोग हैं, तो 30 लोग अनएम्प्लॉयड है। ये गलत है।
यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए 10, क्योंकि काउंटिंग हमेशा 80 में से होगी। ये जितने लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक हैं उसमें से काउंटिंग होती है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन से अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग का कोई लेना देना नहीं होता, तो आपको यह पता होना चाहिए। तो दोस्तों जितना हिस्सा अपने देश का काम कर रहा है उसको बोलते हैं ये देश की वर्क फोर्स है, और जितना पॉपुलेशन का हिस्सा काम करने के लिए रेडी है वो हमारे देश की लेबर फोर्स है। तो लेबर फोर्स और वर्क फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन आ जाती है, ये भी आपको कराऊंगा, ठीक है जी। तो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन 10 की हो गई, तो एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिली है, वो 70 लोगों को मिली है। वैसे एम्प्लॉयमेंट पूछा जाए तो वो सिचुएशन होती है जहां पे एक बंदा जो काम करने के लिए रेडी है और काम करने के लिए क्वालिफाइड है, उसको नौकरी मिल जाए तो वो एम्प्लॉयड है, अगर उसी बंदे को नौकरी ना मिले तो वो अनएम्प्लॉयड है। बाकी इस चैप्टर के अंदर थोड़ा 9-10 वाली बात नहीं बोली है, क्योंकि 9-10 में अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन जान लेते हो, इसके अंदर थोड़ा हायर लेवल की बात की है जो छोटी बातों से थोड़ी ऊपर है। तो गाइस एक बात और यहां पर देखा जाएगा, वर्किंग पार्ट ऑफ पॉपुलेशन 70 है और टोटल पॉपुलेशन हमारे देश की 100 है। तो अगर मैं ये रेशियो निकालूं और इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मैथमेटिकली इसको बोलेंगे वर्कर और पॉपुलेशन की रेशियो है ये इन परसेंटेज में। ऐसा एक टॉपिक आएगा आगे तो उसकी डिस्कशन करेंगे, उससे पहले हम अपनी डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। लेबर फोर्स इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज विलिंग एंड कैपेबल ऑफ डूइंग अ जॉब। सिंपल, जो भी बता दिया, वो लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार भी हैं और काम करना चाहते भी हैं। और वर्क फोर्स इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज एक्चुअली एम्प्लॉयड या एक्चुअली वर्किंग, ठीक है। फिर मैंने बताया वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी वर्कर और जितनी पॉपुलेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बताती है एक देश के अंदर, जो कि साफ आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो गाइस ये है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, दोनों के लिए मान लो। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की डेफिनेशन अगर आ गई तो इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन एन इकोनॉमी। दिस इज द रेशियो ऑफ वर्कर्स टू पॉपुलेशन या टू टोटल पॉपुलेशन, और बाद में लिख भी सकते हो मल्टीप्लाइड बाय 100। ये लिखना हो लिखो, वरना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन इसकी यहीं से स्टार्ट है, दिस से, ठीक है। और इंडिकेट क्या करता है वो अलग से क्वेश्चन आ जाएगा, तो इंडिकेट करता है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन एन इकोनॉमी। तो इसी तरीके से मेरा साथ दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं तो YouTube पे तुम्हारे पास स्पीड को एडजस्ट करने के लिए सेटिंग है, तो उसको स्लो कर सकते हो। अगर लग रहा है कि भाई अपन स्लो है, मैं स्लो हूं, तो इसको फास्ट कर लो, सब तुम्हारे हाथ में दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं देश में और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसको टोटल लिखो या सिर्फ पॉपुलेशन को, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो गाइस ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म होता है। तो अब बात करेंगे वर्कर के बारे में। एक्चुअली वर्कर है कौन, यहां पर लिखा है मीनिंग ऑफ वर्कर, और यहां 3-4 डेफिनेशन लिखी है वर्कर की। ये बताने से पहले मेरी बात सुन लो। वर्कर वो इंसान है जो हमारे देश के जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। जीडीपी को बढ़ाने का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो भी बंदा हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, यानी देश की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेशनल इनकम का बढ़ना भी इकोनॉमी की ग्रो करना होता है। तो जो जो एक्टिविटी ऐसी है जिससे देश की नेशनल इनकम बढ़ती है और उस एक्टिविटी में कोई भी काम कर रहा है वो वर्कर है, चाहे उसको पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मेरी बात दोबारा समझना। मान लो खेती की बात हो रही है, एग्रीकल्चर वर्क की बात हो रही है। एक हस्बैंड एग्रीकल्चर वर्क में लगा हुआ है, उसकी वाइफ भी उसके साथ काम कर रही है, लेकिन वो हस्बैंड अपनी वाइफ को उस काम के लिए पेमेंट नहीं देता। तो पेमेंट नहीं देता इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो काम कर रही है उसकी वाइफ वो वर्कर नहीं है। एक्चुअली वो वर्कर है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल है, वो पैसा जनरेट कर रही है, यानी वो प्रोडक्शन कर रही है। बात वो दूसरी है कि फैमिली वाले उसको दे रहे, लेकिन वो काम कर रही है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उससे पैसे भी जनरेट हो रहे हैं। तो वर्कर की अगर डेफिनेशन आ जाए वो कौन होता है, तो देखो 3 डेफिनेशन हमारे पास है, 3 चॉइस है, जो मन करे वो लिख दो, जो आपकी भाषा आसान लगे। वर्कर इज अ पर्सन हु इज बिजी परफॉर्मिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी पैसे कमाने के काम में लगाओ। अब ये बात अलग है उसको पैसे मिले ना मिले, पैसे तो मिल रहे हैं, वो हस्बैंड को मिल रहे थे यार, ठीक है। अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन सम एम्प्लॉयमेंट टू अर्न अ लिविंग, और इन अदर वर्ड्स ये वाली भी लिख सकते हो, अ वर्कर इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयरबाय टू द जीडीपी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। लंबी सी डेफिनेशन है, ऊपर के दो में से भाई कोई एक कर लो, ठीक है ना, लेकिन वो भी एनसीईआरटी के स्टफ के अकॉर्डिंग मैंने लिखे हैं यहां पर, तो आपके काम आने वाली है। यानी हिंट कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, तीनों के वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, क्या पता आपको क्वेश्चन में किस तरीके से फंसाने की कोशिश करे। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके गाइस, वर्कर की डेफिनेशन के बाद एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन उठा लिया, और इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि बताओ बेगर, थीफ, स्मगलर और गैम्बलर
क्या ये वर्कर होते हैं? होते हैं तो बताओ क्यों होते हैं? पहले बता देता हूं, एक भिखारी, चोर और स्मगलिंग करने वाला बंदा, गैम्बलर, गैम्बलर का मतलब जुआरी, स्मगलर का मतलब होता है जो स्मगलिंग यानी इलीगल सेल एंड परचेज करता है, वो स्मगलर होता है। ठीक है, विदेशों से भी हो सकता है, अपने देश में भी स्मगलिंग हो सकती है। बेसिकली चरस, गांजा या फिर शराब शुरूब के बारे में ऐसा होता है, जिस स्टेट के अंदर शराब बैन है वहां शराब की स्मगलिंग चल रही है। मेरे को पता है इस बारे में क्योंकि मैंने सुना है। ठीक है, पर्सनली जाके नहीं किया है। तो गाइस, ये लोग पैसा कमा रहे हैं। बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहेंगे इसको, पैसा कमाने वाली हर एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ऐसा पढ़ाया जाता है, लेकिन वो एक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भी होना चाहिए। एक्चुअली ये चारों लोग जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को हम काउंट नहीं कर सकते। भिखारी को कितनी भीख मिली है, गैम्बलर ने कितने का जुआ जीता है, या स्मगलर ने कितने की स्मगलिंग की है, ये बताएंगे ही नहीं। चोर कितनी चोरी कर रहा है, ये बताएंगे ही नहीं, क्योंकि ये बताएंगे तो फटाफट से सरकार इनको पकड़ लेगी। ये सब इलीगल एक्टिविटीज है, तो ये छुपाते हैं तो इनकी इनकम का पता नहीं लगता, तो ये हमारे देश की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो इसलिए ये जो भी काम करते हैं वो एक वर्कर वाला काम नहीं होता। तो ये सब वर्कर नहीं है। आपके सामने आंसर लिखा है प्यारा सा, वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लो या अपनी कॉपी में नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं गाइस, वर्कर्स के बारे में बात करेंगे। वर्कर्स यानी एम्प्लॉइज। आप वर्कर्स की जगह जो यहां पर वर्ड यूज कर सकते हो वो एम्प्लॉइज भी, थोड़ा सा पेन चेंज करूंगा और स्टाइल से करेंगे, आप एम्प्लॉइज भी बोल सकते हो। देखो जी, एम्प्लॉइज की दो कैटेगरी में क्लासिफिकेशन की गई है, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और दूसरे होते हैं हायर्ड वर्कर्स। पहले सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर लेते हैं। नॉर्मली पता है, एक फैक्ट्री में या एक कंपनी में या कहीं भी, मतलब एक मालिक के अंडर में जो बंदा काम कर रहा है वो वर्कर है या एम्प्लॉय है। बेसिकली मालिक क्योंकि एम्प्लॉयर होता है, ठीक है ना, वो सब एम्प्लॉय है। ठीक है, कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पर जो मालिक होता है वो खुद ही वर्कर की तरह काम करता है और खुद ही एम्प्लॉयर की तरह काम करता है। जैसे कि मानो यार, एक नाई की दुकान है, यानी एक हेयर कटिंग सैलून है, वहां पे कभी ऐसा बंदा हो सकता है कि मान लो मैंने ही वो नाई की दुकान खोली है, तो मैं वहां पर एज अ वर्कर काम कर सकता हूं। मान लो मैं कोचिंग सेंटर पर पढ़ा रहा हूं किसी प्राइवेट पे खुद खोलकर, तो मैं वहां का मालिक भी हूं, वहां का वर्कर भी हूं। मान लो ऐसे गोल्ड स्मिथ भी होते हैं, आयरन स्मिथ भी होते हैं, मोची भी ऐसा हो सकता है। तो गाइस, एक रिक्शा चलाने वाला बंदा भी हो सकता है, जिस खुद की रिक्शा है वो खुद चला रहा है। ये लोग ना तो किसी के नौकर हैं ना किसी के मालिक हैं, इनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है। और अच्छे बड़े लेवल के एग्जांपल ले लो। ठीक है, एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक चला रहा है तो डॉक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड है। सीए अपना ऑफिस चला रहा है, किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। लॉयर अपने चैम्बर में काम कर रहा है और अपना ऑफिस चला रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है ना, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग हो गए कुल मिला के जो ना किसी के नौकर ना किसी के मालिक, खुद के ही नौकर खुद के ही मालिक। तो कुल मिला के क्लासिफिकेशन इनकी वर्कर में ही होती है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है जी, अब आ जाओ जिन लोगों को हायर किया जाता है। हायर वर्कर्स दो तरीके से होते हैं। एक वर्कर नंबर 1 पे हायर ऐसे हो सकता है कि जितना भाई तू काम करेगा उतने के पैसे ले लियो, और दूसरा वर्कर हायर होता है रेगुलर बेसिस पे, यानी उसको महीने की तनख्वाह के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। रेगुलर का मतलब ये नहीं कि जॉब सिक्योरिटी हो गई कि कभी निकाला ही नहीं जाएगा सरकारी एम्प्लॉय की तरह, ऐसा नहीं है। रेगुलर का मतलब मंथली बेसिस पे उसको तनख्वाह मिलेगी, और जो डेली यानी काम के हिसाब से जिसको रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने घर में यार एक गेट बनवाना है, तो मैंने एक गेट बनवाने के लिए वर्कर बुलाया, तो वर्कर मैंने बुलाया वो, तो मैं मान सकता हूं कि मैं अपनी दुकान से वो वर्कर बुला रहा हूं, क्योंकि मेरी दुकान भी मान लो गेट बनाने की। तो मैंने बोला भाई तो ये गेट बनाएगा तो तेरे को 5,000 रुपए मिल जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर टारगेट देके उसको पैसे दे रहा हूं, तो वो बंदा मेरे पास टेम्परेरी वर्कर है। अगर मैं किसी को बोलूंगा हाँ भाई यहाँ गेट बनाने का काम होता है और तू गेट बनाता रहे, हर महीने तुझे गेट बनाने के पैसे दूंगा, गेट बनाने के हिसाब से नहीं, चाहे काम आया ना है, मैं तेरे को तनख्वाह दूंगा, तो वो मेरे पास एक रेगुलर वर्कर हो जाएगा। तो ठीक है ना, दो तरीके से क्लासिफिकेशन है। जो टेम्परेरी वर्कर होते हैं जिनको वेजेस मिलती है वो कैजुअल वर्कर होते हैं, टेम्पोरेरी लिख दिया यहां पर, टेम्परेरी वर्कर है। और रेगुलर वर्कर्स को रेगुलर सैलरीड वर्कर भी बोलते हैं। ठीक है, फर्क क्या है थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा गाइस। फर्क ये है कि कैजुअल वर्कर्स थोड़े मतलब कम टाइम के लिए रखे जा सकते हैं, यानी इनको जॉब सिक्योरिटी की मतलब जब मर्जी निकाले जा सकते हैं, परेशान रहते हैं बेचारे, इधर से उधर भटकते रहते हैं। लेकिन नॉर्मली अभी आपको इनकी डेफिनेशन से इतना कुछ वास्ता है नहीं, क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। अभी इसका रोल आएगा तो बताऊंगा। ठीक है जी, तो यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इसको पीछे से रिलेट करेंगे। कैजुअल वर्कर का आप आइडिया लगा चुके होंगे, आपके माइंड के अंदर चल रहा होगा कि होता क्या है। देखो, ये टोटल इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, मान लो 10 लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है और 10 लोग कैजुअल वर्कर्स हैं, 10 लोग रेगुलर वर्कर्स हैं।
तो इंडिया में 30 लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से 5 लोग निकलकर यहां आ गए हैं, यानी अपना काम धंधा बंद हो गया, इधर 15 हो गए हैं, इंडिया में अभी भी 30 लोग ही हैं, बट टोटल वर्कफोर्स के अंदर कैजुअल वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। तो कैजुअल वर्कर्स का पार्टिसिपेशन तब बढ़ सकता है जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में से लोग यहां शिफ्ट हो जाएं या रेगुलर वर्कर्स भी यहां शिफ्ट हो जाएं। तो इस चीज को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहला ये आपके सामने आता है, आपको ये करना है। तो क्या लिखा है यहां पर, द प्रोसेस ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्कर इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। बहुत आसान भाषा के अंदर लिख दिया, स्लाइड में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके मैं सामने हट जाता हूं, ठीक है ना। दोबारा देख लो, कुल मिला के यहां से और यहां से बंदे अगर इसके अंदर शिफ्ट हो रहे हैं तो वो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है। गाइस अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। बहुत आसान डेफिनेशन लिखी है, सेल्फ एम्प्लॉयड आर दोज वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट देयर ओन एंटरप्राइज, ठीक है ना। ये 52% क्या लिखा है बताता हूं। कैजुअल वर्कर्स आर वर्कर्स हु आर कैजुअली इंगेज्ड एंड गेट वेजेस फॉर द वर्क डन, यानी जो भी काम करते हैं उसके पैसे मिलते हैं इनको, ये वो कैजुअल्स है, ठीक है ना। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कौन होते हैं, दीज आर द वर्कर्स हु आर इंगेज्ड बाय समवन मतलब कंपनी एंटरप्राइज एंड गेट वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस, इसको रेगुलर बेसिस पे पैसे मिलते हैं। मान लो पूरे इंडिया में 100 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो पूरे इंडिया में 5200 में से खुद का काम कर रहे हैं, 30 कैजुअली वर्कर्स हैं, यानी जितना काम करेंगे उतना उनको पैसा मिलता है, ठीक है। और जो 18% है सिर्फ वही रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है। तो ये परसेंटेज ऑफ शेयर है जो इनका टोटल वर्कफोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, एक नेक्स्ट टॉपिक है। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर डिस्कस करने से पहले आपको एम्प्लॉय की तनख्वाह के बारे में कुछ बताऊंगा। मानो कि हम यहां पर थोड़ा पेन चेंज करें, ये एक एम्प्लॉय है ए, ठीक है जी, उसको कंपनी की तरफ से 100 रुपए की सैलरी मिलती है। इसकी सैलरी में से क्या क्या होता है ये बताता हूं आपको मैं। असलियत में एक एम्प्लॉय की सैलरी में से होता क्या है, टोटल सैलरी इसकी 100 रुपए है, इसको आजकल सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी बोल देते हैं, ठीक है, वैसे ग्रॉस सैलरी भी बोल सकते हैं। ये कहता है कि मुझे 80 रुपए कैश मिलते हैं और मेरे जो 20 रुपए हैं वो कट जाते हैं। यानी कटते किस चीज के लिए हैं वो, या तो इसने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा होगा उसके पैसे कटते हैं जो कंपनी मैंडेट कर देती है, और बेसिकली जनरली ये पैसा कटता है उसकी फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए, ये सोशल सिक्योरिटी होती है। क्या होता है गाइस, जो ये 20 रुपए इसकी सैलरी में से कटे जा रहे हैं बार बार, ये पैसे टोटल इकट्ठे होकर लास्ट में उसको रिटायरमेंट पे मिलेंगे, रिटायरमेंट पे मिलेंगे, ठीक है जी। तो इसमें एक खास बात है, जितने रुपए उस एम्प्लॉय की सैलरी से कट रहे हैं वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसके भविष्य के लिए। भविष्य को यहां पर सोशल सिक्योरिटी बोला है, जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसके काम शायद कोई ना आए तो उसका खुद का पैसा आएगा, मतलब बुढ़ापे में काम आएगा। तो सरकार बोलती है जितने पैसे उसकी सैलरी में से कटते हैं वो एक कानून के मुताबिक छोटा सा पोर्शन होना चाहिए, और उतने ही पैसे कंपनी वाले भी देते हैं। कंपनी वाले मतलब एम्प्लॉयर देता है। तो 20 रुपए खुद कटवाएगा, 20 रुपए एम्प्लॉयर देगा, तो टोटल मिला के 40 रुपए उसके अकाउंट में जमा हो रहे हैं हर महीने, जो उसको भविष्य में मिल जाएंगे। तो गाइस ये बेनिफिट्स है ना, इस तरीके के बेनिफिट्स होते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जो भविष्य में काम आते हैं एक एम्प्लॉय के। ये बहुत मस्त बेनिफिट्स होते हैं, यही रिटायरमेंट की तरह तुम्हें मिलते हैं, या फिर भविष्य में रिटायरमेंट के बाद हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसमें से ही मिलता है। आपने सुना होगा कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। इसके अलावा एक और ग्रेचुइटी नाम की चीज होती है, ठीक है। सरकार कहती है कि एक एम्प्लॉय अगर ईमानदार है, तुम्हारी फर्म में बहुत लंबे समय से टिका हुआ है, तो उसको ग्रेचुइटी नाम की चीज दो। ग्रेचुइटी होता है, मान लो जिस फर्म के अंदर मैं काम कर रहा हूं, तो वो फर्म मेरे को बोलती है 5 साल तक अगर तुम हमारे साथ काम करते रहे तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, यानी ईमानदारी के बने रहने के, लॉयलिटी के पैसे होते हैं ये। तो ऐसी चीजें कुछ फर्म्स देती हैं, कुछ नहीं देती। जो नहीं देती वो कौन है, सरकार बोलती है जिस कंपनी के अंदर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उस कंपनी को ये चीजें देनी जरूरी है उसके एम्प्लॉइज को, यानी ग्रेचुइटी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसी चीजें देनी जरूरी है। और जिस कंपनी या एंटरप्राइज में 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, यानी 9 तक, एक काम कर रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9, वहां पर ये देने जरूरी नहीं है। तो गाइस जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, और जिस कंपनी या एंटरप्राइज में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर, ठीक है जी। तो फॉर्मल सेक्टर की अगर डेफिनेशन आए तो फॉर्मल सेक्टर में वो सारी कंपनी और एंटरप्राइज आएंगे जिसके अंदर 10 या 10 से एम्प्लॉइज ज्यादा वर्किंग है, और इनफॉर्मल सेक्टर वो सारे एंटरप्राइजेस हैं
जिसके अंदर 10 से कम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए आसान तरीके से। अब यहां पर कुछ गड़बड़ी है, मतलब कहते हैं फॉर्मल सेक्टर देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा है। हमारे देश में 90% से ज्यादा बोलूं, लगभग 94% तक लोग इनफॉर्मली काम कर रहे हैं। आप अपने आसपास दुकान देख लो, छोले भटूरे की रेडी भी होगी तो उसके पास एक एम्प्लॉय है। ठीक है, आसपास परचून की दुकान होगी तो उसमें भी एम्प्लॉय हो सकता है, लेकिन उसके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10 से कम है। 10 से कम है तो वो उसको ऐसे कानून वाले बेनिफिट्स नहीं देता, उस बेचारे को सैलरी मिलती है। वो भी सैलरी का भी एक चक्कर है। सरकार देखो, दिल्ली में रहता हूं मैं, मुझे पता है कि केजरीवाल की सरकार ने, यानी आम आदमी पार्टी ने, कोई भी पार्टी हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि एक एम्प्लॉय को मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, यानी कोई ना कोई लॉ बनाया हुआ है। जैसे कि अनस्किल्ड लेबर है तो उसको हर महीने के 14,000 रुपए मिलने चाहिए। अगर कोई मालिक या एंटरप्राइज या कंपनी उसको 14,000 से कम पैसे दे रही है, 13,000 दे रही है, तो वो कंपनी गुनहगार है, सरकार उसको पकड़ लेगी, फाइन लगाएगी, पेनल्टी लगाएगी, जेल में भी डाल देगी और एम्प्लॉय को पैसे दिलाएगी। ये कानून बना रखा है, लेकिन ये कानून उन लोगों के लिए लागू नहीं है जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं। यानी इनफॉर्मल सेक्टर के पास सरकारी कानूनों का भी कोई फायदा नहीं होता। ऊपर से फॉर्मल सेक्टर के जो लोग हैं, 6% लोग हैं, इनके पास अधिकार है कि अपनी एक गैंग बना ले। गैंग यानी ट्रेड यूनियन बना ले। एक फैक्ट्री के अंदर, पिक्चरों में देखा हो मैंने, पुरानी अनिल कपूर की पिक्चर देख रखी है, गोविंदा और संजय दत्त की एक और 11 मूवी देख रखी है। उसके अंदर क्या होता है, वर्कर्स अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको ट्रेड यूनियन बोलते हैं। वो अपनी मांगे पूरी करने के लिए हड़ताल स्ट्राइक वगैरह भी करते हैं, सैलरी बढ़वाने के लिए भी हड़ताल स्ट्राइक वगैरह करते हैं। तो ये फॉर्मल सेक्टर के पास अधिकार है कि वो ऐसा गैंग बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। गैंग तो भाई गैंग वॉर वाली भी चीज होगी, गैंग वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है ना। तो इनफॉर्मल सेक्टर के पास अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं गया है कि कोई ट्रेड यूनियन उभर के सामने आई है। तो लेबर लॉज का फायदा, बेसिकली वर्कर लॉज का फायदा फॉर्मल सेक्टर वालों को मिलता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक नंबर 2 था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा। पहला कैजुअलाइजेशन अभी तक जो पढ़ा है, दूसरे पे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है। अच्छा, अब यहां पर जो चैप्टर का नाम था उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के बाद एक वर्ड लिखा था इनफॉर्मलाइजेशन। तो गाइस, देश की टोटल वर्कफोर्स में इनफॉर्मल सेक्टर की वर्कफोर्स का बढ़ना इनफॉर्मलाइजेशन होता है। मान लो 94 से 95 हो जाए तो और इनफॉर्मलाइजेशन हो गया। इनफॉर्मलाइजेशन होने के नुकसान है यार। नुकसान क्या है? एक तो इन इनफॉर्मल वर्कर्स को गवर्नमेंट के कानूनों का फायदा नहीं मिलता, दूसरा इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलते कि वो जब रिटायरमेंट के बाद आ जाएंगे तो उनको कुछ पेंशन वगैरह की सिक्योरिटी हो कि बुढ़ापे के बाद भी यार कुछ पैसे मिले, मतलब जीवन यापन हो जाए अच्छे तरीके से। तो बड़े परेशान रहते हैं। और दूसरी दिक्कत क्या है, ये जहां पर काम करते हैं वहां पर इनको बिना किसी नोटिस के निकाला जा सकता है, यानी और मतलब जब टर्मिनेट कर देंगे बिना किसी नोटिस के या बिना कुछ पैसे दिए निकाल देंगे। लेकिन सरकार के जो फॉर्मल सेक्टर होते हैं वहां पर कानून है, आप किसी एम्प्लॉय को अगर निकालना चाहते हो नौकरी से तो पहले उसको बताओ, नोटिस दो, ताकि वो अपनी सेफ्टी के लिए कहीं दूसरी नौकरी ढूंढ ले। या फिर निकाल रहे हो तो उसको कुछ पैसे देकर छोड़ो कि महीने या 2 महीने की सैलरी, जिससे वो अपना गुजारा कर ले और दूसरी नौकरी ढूंढ ले। ऐसा कुछ नहीं होता इनफॉर्मल सेक्टर में। मैंने देखा एम्प्लॉयज को यार ये गाली वाली बकते रहते हैं, कोई कानून का फायदा नहीं होता, एम्प्लॉयज को कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने देखा है ऐसा, सच बात बता रहा हूं। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर धीरे धीरे खत्म होना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब फॉर्मल सेक्टर में होने चाहिए। बड़ी बड़ी एंटरप्राइज के अंदर लोग काम करेंगे तो बड़ी बड़ी एंटरप्राइज इस रूल को फॉलो करती है, सरकार वाला। और कुछ गड़बड़ी भी चल रही है। गड़बड़ी कैसे चल रही है, मान लो मैं बताता हूं, अपने ऊपर एज्यूम करके एग्जांपल सेट कर देता हूं। मेरे पास 15 बंदे काम कर रहे हैं तो मैं अपने अकाउंट्स के अंदर दिखाता हूं कि 9 बंदे काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं दिखा दूंगा सरकार को कि मेरे पास 15 बंदे काम कर रहे हैं तो मुझे कानून सारे फॉलो करने पड़ेंगे। यानी उन बंदों को एक तो सरकारी वेज रेट के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, फिर उसका प्रोविडेंट फंड वगैरह कटवाना पड़ेगा जिसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बोलते हैं। तो वो कानून फॉलो नहीं करते आजकल के एंटरप्राइज, बड़े चालाक चतुर लोमड़ी की तरह बिहेव करते हैं। तो इतनी सारी बातें बेचारों के साथ हो रही है। इनफॉर्मल सेक्टर वाले बेसिकली यार उस फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं जहां बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब बहुत पुरानी टेक्निक के साथ काम हो रहा है। अब मैं तुम्हें लगातार बोले जा रहा हूं। अगर गाइस इस थ्योरी को सुनते सुनते तुम बोर हो रहे हो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो। जरूरी नहीं है पूरी वीडियो एक बार में देखनी है, आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को 2 बार में भी देख सकते हो, लेकिन देखनी एक ही दिन में है, ठीक है ना। तो चलो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यही है, ठीक है जी। तो फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस बता दो। फॉर्मल वर्कर और इनफॉर्मल वर्कर में भी डिफरेंस आ सकता है। फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में पहले बात कर लेते हैं, ये इट रेफर्स टू द एंटरप्राइजेस वेयर एटलीस्ट 10 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, जिसमें कम से कम 10 बंदे एम्प्लॉयड है। 11, 12, 13, 14, 15 जितने भी है सब फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। तो ये वो है जहां पर लेस देन 10 वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुइटी जैसी चीजें दी जाती है
यहां के एम्प्लॉइज को ये चीजें एंजॉय करने को नहीं मिलती। इसको यार ट्रेड यूनियन बनाने का मौका मिलता है, दे कैन फॉर्म, और यहां पर कोई ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट नहीं करती इनके लिए, ठीक है। इसको लेबर लॉज का फायदा नहीं मिलता, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज। यहां पर जो फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है, वर्कर ऑफ दिस सेक्टर आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पर यह बात गलत लिखी है, गलती से लिखी गई है, अभी इसको करेक्ट कर देते हैं। क्या है जी, दे आर प्रोटेक्टेड, फॉर्मल सेक्टर वाले हैं ना, इसको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी, वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर आर नॉट प्रोटेक्टेड, इनको फायदा नहीं मिलता इनफॉर्मल वालों को, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस आ जाता है, तो वो तुम्हें घुमाने की कोशिश करता है। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और पूरे देश के अंदर ये सिर्फ 6% है, पूरे देश के अंदर ये 94% है। इस 6 में से कोई भी यार अभी टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए 3 डिफरेंस याद कर लो। मैं कह रहा हूं 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो 5 नंबर का ही मैक्सिमम क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ सकता है, आप 3 याद कर लो। या फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बंदा फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है या इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, तुम कैसे पहचानोगे? तो हम देखेंगे वहां पर टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं उस कंपनी में। अगर उस कंपनी में 10 वर्कर या 10 से ज्यादा वर्कर है तो वो बंदा फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, अदरवाइज वो इनफॉर्मल में काम कर रहा है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का अभी कॉन्सेप्ट बताया था, जब इनफॉर्मल सेक्टर में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ने लगे, तो लिखिए डेफिनेशन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ऐसे, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द परसेंटेज ऑफ द वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर टू टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस। ठीक है जी, आसान डेफिनेशन है। अगले पे आते हैं, क्या लिखा है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, इंडिया के अंदर क्या क्या हो रहा है आपको बता दिया। इनफॉर्मल सेक्टर वालों के साथ प्रॉपर बात दोबारा डिस्कस करनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। दे डू नॉट गेट रेगुलर इनकम, इनको रेगुलर इनकम नहीं मिलती। दे डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार भी इनकी हेल्प नहीं कर पा रही है। दे कैन बी डिसमिस्ड विदाउट एनी कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का मतलब कुछ पैसे होते हैं, डिसमिस का मतलब नौकरी से निकालना, इसको टर्मिनेट यानी टर्मिनेशन भी बोलते हैं। इनको बिना किसी नोटिस के या पैसे दिए नौकरी से निकाला जाता है। और टेक्नोलॉजी जो टेक्निक इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है वो आउटडेटेड है, बहुत पुरानी है, इससे जान का खतरा भी हो सकता है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। हाँ, दे ऑल्सो नॉट मेंटेन एनी अकाउंट्स, ये अकाउंट भी नहीं बनाते, तो सरकार को इसकी रिपोर्ट होती नहीं है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता होता इसके बारे में। ठीक है जी। वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर लिव इन स्लम्स एंड स्क्वाटर्स, हाँ ऐसे इलाकों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी जैसे इलाकों के अंदर, मैं बता रहा हूं नॉर्मली ऐसा देखा गया है। ठीक है जी। अच्छा, स्क्वाटर्स का मतलब बता दो, स्क्वाटर्स का मतलब होता है वो जगह जहां घेर ली गई है, पहले कुछ नहीं था, अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट बोल सकते हो आप उसको। ठीक है जी। एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 3rd नंबर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा ही आ सकता है, 2 नंबर तक आ सकता है। ठीक है जी, लिखा हुआ है उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले कुछ समझा दूं। ठीक है, ऐसा कहते हैं जिस कंट्री के अंदर लोगों को जितनी ज्यादा नौकरियां मिलेगी यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो उस कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, यानी गुड्स बहुत ज्यादा बनने लगेगी पहले से। तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ने का मतलब ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन हाल में ऐसा देखा गया है कि एम्प्लॉयमेंट तो देश में कम हो रही है, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है, लेकिन देश की तरक्की यानी जीडीपी फिर भी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों को नौकरी से तो निकाल दिया, लेकिन मशीन की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। 4 लोग मिलकर जो काम कर सकते थे, अब एक ही बंदा एक मशीन पे काम करके 4 से ज्यादा काम कर लेता है, यानी टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ऐसी चीजों को बोलते हैं यार, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉब नहीं है, दिस इज जॉबलेस ग्रोथ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायग्राम भी एनसीईआरटी के अंदर इसका दिया हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन अगर बोले तो इट इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर जीडीपी ग्रोज फास्टर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिजल्टिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट। जीडीपी बहुत फास्ट तरीके से बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी तरीके से नहीं बढ़ रही, ये भी लिख सकते हो, और या फिर ये भी लिख सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जीडीपी की स्पीड बढ़ रही है। डिपेंड्स ऑन यू गाइस। अब आ जाते हैं कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेसिक चीजें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो वैसे बहुत सारे तरीके की होती है, लेकिन तुम्हारी 12th क्लास के अंदर तुम्हें 3 ही तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट पढ़नी है, इससे तुम्हारा रास्ता आसान हो जाता है कि ज्यादा चक्करों में फंसना नहीं है। तो दोस्तों, पहला डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये, जिस जगह पर 10 लोगों की जरूरत है वहां पर 10 से ज्यादा यानी 15 बंदे लगे हुए हैं, तो जो फालतू के 5 बंदे लगे हुए हैं ये डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। इसको हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा जहां बंदे लगे होते हैं। गांव के अंदर एग्रीकल्चर के काम के अंदर जितने बंदों की जरूरत है उससे ज्यादा लगे होते हैं। फैमिली में 3 बंदे अपना खेत संभाल सकते हैं, 5 बंदे लगे हुए हैं, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, 2 बंदों की जो फालतू लगे हुए हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट
जो सीजन के अकॉर्डिंग होती है। लाइक अगर बात करूं, जो लोग गर्म कपड़ों से रिलेटेड काम करते हैं तो सर्दियों में उनका सामान बिकता है, तो बेचने वाले लोगों को गर्मियों के अंदर थोड़ा खाली रहना पड़ता होगा। आजकल तो सब बेच लेते हैं, गर्मियों में गर्म कपड़े बेचेंगे, सर्दियों में सर्दियों में गर्मियों में कूल कपड़े बेचेंगे जो गर्म नहीं होंगे, और सर्दियों में गर्म कपड़े बेचेंगे। ठीक है, आइस क्यूब बनाने का या बर्फ बनाने का जो बिजनेस होता है, बर्फ खाने वगैरह होते हैं, सर्दियों में कम बर्फ बनती है तो काम कम चलता है, तो नौकरी पे लोगों को कम रखते हैं। तो जो चीजें सीजनल है, सीजन अच्छा होता है तो नौकरी ज्यादा दे देते हैं लोगों को, सीजन चला जाता है ऑफ सीजन में तो नौकरियां चली जाती है। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और गाइस ये लिखा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है वही ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, बस नाम ऐसे लिखा हुआ है। यानी वो सिचुएशन है जहां पर एक बंदे को जो काम करने के लिए तैयार है, रेडी है, विलिंग है, और उस काम को करने के लिए क्वालिफाइड भी है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। क्वालिफाइड के लिए यहां पर वर्ड यूज किया जाता है कैपेबल। तो गाइस दीज आर 3 डेफिनेशंस आपको लिखी हुई हैं, आप पॉज करके अपनी कॉपी के अंदर इसको जरूर नोट करें, आपके काम की चीज है, आपको आसानी से बता दिया। अगला, अब ये छोटी मोटी क्लास की बात हो गई, हमारे देश में बेरोजगारी के कौन कौन से कारण है, व्हाट आर द रीजंस एंड कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, इसको 12th क्लास में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, काम की चीज इतनी नहीं है। देखो कह रहे हैं स्लो स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इसकी स्पीड स्लो है, यानी प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा तो जो फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉइज हैं उनको ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही। जैसे प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो कंपनी ज्यादा पैसे कमाती है ना, तो वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भी देती है। प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो मतलब लोग सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, सामान ज्यादा खरीद रहे हैं तो टोटल देश भी ज्यादा पैसे कमा रहा है, खरीदने से ही कमाई बढ़ेगी फैक्ट्रीज की, तो वो सैलरी वगैरह का चक्कर कम हो गया। फास्ट स्पीड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी जा रही है, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं, काफी सारे उसमें लिखा हुआ बुक्स के अंदर। तो पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है तो यार फैक्ट्रीज तो उतनी लिमिटेड है, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी ही है, तो हमें लगता है कि हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े जा रही है। ठीक है, एजुकेशनल सिस्टम में थोड़े से डिफेक्ट्स हैं, यानी स्किल रिलेटेड काम नहीं होता, यहां पर थ्योरेटिकल बातें ज्यादा होती हैं। ठीक है, अगर स्किल रिलेटेड टैलेंट जनरेट करोगे तो नौकरियां भी बंदा आसानी से ढूंढ लेगा, अपना भी खुद स्टार्टअप या काम खोल सकता है। लो कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहां कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब दोस्तों इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की हमारे देश में थोड़ी कमी है, तो जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी उतनी फैक्ट्रीज खुलेंगी तो उतनी नौकरियां जनरेट होंगी। एग्रीकल्चर में स्लो ग्रोथ है, इंडस्ट्री में स्लो ग्रोथ है। ठीक है, यहां पर वो इक्विपमेंट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई जितने की उनको जरूरत है। ठीक है जी। इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, देश के अंदर प्लानिंग भी थोड़ी इनसफिशिएंट है, अच्छी नहीं है। 7 रीजन है, कोई भी 3-4 तुम ध्यान रख सकते हो, इस टर्म 2 के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बताने जरूर थे फॉर्मेलिटी के लिए। अब इनको दूर करने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं, रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं ताकि हमारे देश से अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाए। तो पहला है एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सेलरेशन का मतलब होता है बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाओ ताकि देश की इनकम बढ़े। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल करो, चाइना ने किया था 1979 के अंदर, 1 चाइल्ड पॉलिसी वो लेकर आए थे। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी अगर ज्यादा प्रोवाइड करोगे तो मतलब उतनी ज्यादा कंपनीज स्टैब्लिश होंगी, फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होंगी, तो नौकरी मिल जाएगी आसानी से। ठीक है जी। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि लोग अप्लाई करें जॉब के लिए और नौकरी मिल जाए। एजुकेशनल सिस्टम बढ़िया बनाओ, स्किल रिलेटेड बनाओ, नौकरी अपने आप बंदा ढूंढ लेगा। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए, सरकार के द्वारा कुछ पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। तो दीज आर बेसिकल रेमेडियल मेजर्स, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इन पर थोड़ा कम ध्यान दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार ने क्या कर दिया, तो सरकार 2 काम करती है, एक तो डायरेक्टली नौकरियां दे देती है और दूसरा है इनडायरेक्ट तरीके से नौकरी देने की कोशिश करती है। तो यहां पर 2 तरीके हैं एनसीईआरटी के थ्रू, एक डायरेक्ट तरीका और इनडायरेक्ट तरीका, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसके थ्रू क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, सरकार के उपक्रम होते हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड सरकार का ही उपक्रम है। ठीक है, ओएनजीसी, एसएआईएल ये कुछ सरकारी कंपनीज हैं, एलआईसी भी सरकारी कंपनी है, ये खुद नौकरियां देती है लोगों को। रिक्रूटमेंट का मतलब नौकरी के लिए बंदे ढूंढना। ठीक है, तो ये खुद अपनी कंपनी में नौकरी करवा लेती है, तो थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रही है। पुलिस में भी भर्ती इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द ओपन मार्केट, यानी जो प्राइवेट कंपनीज पहले से चल रही हैं, सरकार उनसे भी सामान खरीद के अपने लिए इस्तेमाल करती है। जैसे कि मान लो कोई स्टेशनरी की कंपनी है, नील गगन हो सकती है, क्लासमेट हो सकती है, स्कूलमेट है, बहुत सारी कंपनीज हैं, सरकार वो स्टेशनरी आइटम भी तो परचेज करती है अपने ऑफिस में चलाने के लिए, या फिर
गवर्नमेंट की कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल वो प्राइवेट कंपनी से खरीद सकती है। प्राइवेट कंपनी से खरीद रही है तो मतलब उनको मौका दे रही है कि तुम सर्वाइव कर रहे हो, मार्केट में जिंदा रहो, तुमसे सामान खरीदा जा रहा है। जब वो प्राइवेट कंपनी जिंदा रहेगी तो बंद नहीं होगी, तो अपने एम्प्लॉइज को जिंदा रखेगी, मतलब नौकरी से नहीं निकालेगी। तो ऐसे में सरकार इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश करती है। ठीक है। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स सरकार ने बहुत चलाए हैं। पॉवर्टी वाले चैप्टर में आपने पढ़े होंगे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में नौकरियां देने के प्रोग्राम भी शामिल थे, जिसमें से कुछ नाम लिखे हैं यहां पर। यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, इस स्पेशल चीज को बोलते हैं मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। वो कौन कौन से मेजर्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो मनरेगा चल रहा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 4 लिखे हैं यहां पर। बुक में तुम्हारी 10 से ज्यादा होंगे, इतने ज्यादा इसको भी करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा फोकस आपने करना है तो महात्मा गांधी पे कर लो, इस पे मनरेगा पे। इसके लिए बता देता हूं आपको। देखो गाइस, सन 2004 के अंदर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है जी। इसके अंदर सरकार कहती थी तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हें खाना देंगे। ठीक है। 2005 में इसको खत्म कर दिया गया, यानी इसकी जगह एक नया प्रोग्राम चलाया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अंदर। और ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश के राज्य में चलाया गया था हमारे देश में। तो यहां पर बोला गया था इस एक्ट में कि एक वर्कर को अनस्किल्ड होना चाहिए, उसको हम 100 दिन की तनख्वाह देंगे और काम करवाएंगे, मतलब 100 दिन की गारंटी ले ली। काम तो 300 दिन भी 365 दिन भी दे सकते थे, बट 100 दिन की गारंटी है। अगर हम उसको काम नहीं दे पाए तो 100 दिन के पैसे देंगे भाई। ठीक है ना, इतनी तो गारंटी ले ली है। ठीक है। अब ये एक्ट थोड़ा बड़ा हुआ, पहले आंध्र प्रदेश में था, पूरे देश में फैल गया। 2009 में इस एक्ट का नाम मनरेगा रख दिया। तो आपको जो जानना है वो जानना है ये कौन सी डेट पे क्या करा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 100 डेज की वेजेस ये प्रोवाइड करते हैं। और किसको प्रोवाइड करते हैं? वो भी अनस्किल्ड लेबर को, यानी वो पढ़ा लिखा ना हो तो भी उसका काम चल जाएगा। ठीक है जी। तो ये मनरेगा सरकार की एक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसने बहुत मतलब कंट्रीब्यूशन किया है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब आपके सामने पेश किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये धाकड़ क्वेश्चन है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया हुआ इस बार। जितना भी हमने करा है उससे थोड़ा सा हटके भी हो सकता है। मैं सामने हट रहा हूं, एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ना बनता है, फिर तो मैं समझाऊंगा ही थोड़ी सी, क्योंकि आंख में खुजली सी हो रही है यार, पीछे हटना पड़ता है। एक सिप पानी का कितने, आप देखो क्वेश्चन। आहा, आराम आ गया। चलो नहीं देखा हो तो मैं पढ़ाता हूं। ठीक है। पेन का कलर थोड़ा चेंज करेंगे, ब्लैक पे आएंगे। लिखा है कंपेयर एंड एनालाइज वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशो। ये वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होता है? कुछ ना होता। आप देखो सीधी बात, वुमेन वर्कर है यानी वर्कर है और ऊपर से फीमेल है। ठीक है। इसकी पॉपुलेशन से रेशो एनालाइज करो इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी गांव और शहर के अंदर। कंपेयर यानी पहले तुलना करनी है, फिर उससे कुछ रिजल्ट यानी एनालिसिस निकालना है। तो क्या बोलना है यहां पर? देखो, ये एक डेटा दिया हुआ 2017-18 का वर्कर पॉपुलेशन रेशो इन इंडिया, इंडिया का डेटा है बेसिकली। तो गाइस यहां पर लिखिए वर्कर पॉपुलेशन रेशो, और यहां पर लिखा उनका जेंडर यानी सेक्स, मेन, वुमेन, और यहां पर टोटल। तो यहां पर वुमेन के बारे में बेसिकली बात करनी है। तो वुमेन टोटल में देखो 16.5% वुमेन काम कर रही है। ठीक है ना। तो वुमेन की बात करनी है। और अगर रूरल और अर्बन एरिया की बात करें तो गांव के अंदर 17.5 वुमेन वर्किंग है और शहर के अंदर 14.2 वुमेन वर्किंग है। यानी ये पता लगता है कि गांव के अंदर वुमेन ज्यादा काम करती है एज कंपेयर टू शहर। अगर हमें लगता है कि हम आसपास देखते हैं लेडीज लड़कियां वगैरह कंपनी में नौकरी करने जाती है सिटी एरिया में, शहर एरिया में, तो हाँ जाती होंगी, लेकिन उनसे ज्यादा वुमेन गांव के अंदर काम कर रही है। चाहे वो कंपनीज में काम ना कर रही हो, वो एग्रीकल्चर का वर्क हो सकता है, या फिशरीज का वर्क हो सकता है, या पोल्ट्री का हो सकता है, पोल्ट्री का हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री का हो सकता है। ठीक है ना, लाइफ स्टॉक का हो सकता है। तो गाइस किसी ना किसी तरीके से गांव वाले इलाके के अंदर वुमेन ज्यादा वर्किंग है, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। ठीक है। इसके भी कुछ रीजन हो सकते हैं, अभी इस क्वेश्चन का आंसर भी दिखा रहा हूं, पहले चलो रीजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो कंपेयर एंड एनालाइज करना है। तो पहला कंपेयर कर लिया कि गांव के अंदर ज्यादा लोग काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि गांव के अंदर थोड़ा पॉवर्टी का लेवल ज्यादा है, वहां की वुमेन को ज्यादा जरूरत है काम करने की। शहर के अंदर इनकम लेवल थोड़ा मतलब लोगों के पास ज्यादा है, तो वहां अभी लड़कियों को इतना काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा फील किया जाता है नॉर्मली। लेकिन यार बराबर होनी चाहिए, सब काम कर सकते हैं, इसलिए शहर में थोड़ा एम्पावरमेंट वाला इश्यू भी है। चलो जी आ जाते हैं। तो इस वो जो टेबल थी उसका आंसर ये लिखा है। आंसर में पहली बात यह है कि शहर के अंदर
मतलब टोटल पूरे इंडिया के अंदर 16.5% वुमन काम कर रही है, यानी अगर 100 लोगों को काम मिला है तो 16.5% वुमन है और 83.5% मैन है। ठीक है जी। और दूसरा कंक्लूजन निकाला है कि रूरल एरिया में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, रिलेटिवली हायर, और अर्बन में कम है। इसका रीजन क्या है? एब्जेक्ट पॉवर्टी, गहरी गरीबी गांव के अंदर है, तो जो उनको वर्क करने के लिए कंपेल कर रही है। कंपेल का मतलब थोड़ा फोर्स कर रही है, लाइक काम करना ही पड़ेगा क्योंकि गरीबी है वहां पर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा जी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है? ये भी सीबीएसई का धाकड़ क्वेश्चन है, इन दोनों में धाकड़ क्वेश्चन है। तो गाइस 3 डिफरेंस लिखे हुए हैं, बहुत आसान है, आपको पढ़वा रखे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पहले समझा दिया था। अगर आपको समझ नहीं है तो दोबारा इनकी टाइप्स पे चले जाओ। ठीक है जी, पॉज करके इस वीडियो को नोट कर लो, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले नहीं बताया कि लिखा है गिव 3 सोर्सेज दैट कलेक्ट डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया के अंदर कितनी बेरोजगारी है इसके ऊपर डेटा तो कलेक्ट किया जाता है। कौन कौन इस चीज को कलेक्ट करता है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो हमारे देश में बेसिकली 3 लोग करते हैं। एक सेंसस ऑफ इंडिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसकी रिपोर्ट्स में लिखा होता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। एक है गाइस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO प्यार से बोलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोल सकते हो इसको आप। ठीक है ना। तो ये भी करता है, 3 करते हैं, और मेनली हम NSSO का डेटा पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपके सामने आ गया, आप ये कैसे, हाउ विल यू नो वेदर अ वर्कर इज वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर? कैसे पहचानेंगे कि एक बंदा इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है? हाँ भाई, नंबर ऑफ वर्कर्स देख लेंगे कितने वहां पर है। अगर वहां पर 10 से कम है तो इनफॉर्मल सेक्टर है, साफ यही लिखा है। अगर लेस देन 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल सेक्टर्स है। आपको ये वीडियो पॉज करनी पड़ेगी और फिर ढंग से देख के इसको नोट करना पड़ेगा अपनी कॉपी के अंदर। मैं आऊंगा अगले क्वेश्चन पे। मीना के बारे में बात हो रही है। मीना किसी की बीवी है, हाउसवाइफ है। बिसाइड्स टेकिंग केयर ऑफ हाउस होल्ड कोर्स, घर के कामों का ख्याल रखते हुए, उसके अलावा शी वर्क्स इन द क्लोथ शॉप विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय हस्बैंड, हर हस्बैंड, मतलब कैन शी बी कंसिडर्ड एज वर्कर? कहने की घर का काम करती है वाइफ बेचारी, फिर थोड़े समय के लिए अपने हस्बैंड के पास चली जाती है जिसकी कपड़ों की दुकान है, तो क्या वो वुमन वर्कर है? जी हाँ, वो वर्कर है, कपड़ों की दुकान पर काम कर रही है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एंगेज्ड है, क्योंकि उस दुकान से पैसा कमाया जाएगा, तो चाहे उसका पति उसको दे ना दे पैसे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो वर्कर मानी जाएगी। ठीक है ना। तो मीना इज सेल्फ एम्प्लॉयड, किसी की नौकर नहीं, किसी की मालिक नहीं, वो जॉइंट ओनर भी मान सकते हो आप इसको। ठीक है, चाहे उसको सैलरी मिले ना मिले। ठीक है जी, आप इसको फिर पोस्ट करके ढंग से पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम ही टाइम है। आ जाओ जी आगे, 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, इसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं और आपको बताएंगे एक मस्त वाली बात। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज मोर इन अर्बन एरियाज देन इन रूरल एरियाज? यानी जिनको रेगुलर सैलरी मिलती है वो अर्बन एरिया में ज्यादा क्यों है? भाई अर्बन एरिया में इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पर एजुकेशनल स्टेटस थोड़ा वहां से बेटर है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा है यहां पर, इसलिए उनको रेगुलर नौकरी मिल जाती है। ठीक है जी। और आपको आंसर पता लगाना है इसका, कंपेयर टू अर्बन वुमेन मोर रूरल वुमेन आर फाउंड वर्किंग। अच्छा, इसका आंसर तो वैसे ही बता दिया था, गांव के अंदर लेडीज वगैरह ज्यादा वर्क कर रही है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, आंसर तो पीछे लिखा ही है, सीबीएसई का धाकड़ क्वेश्चन आपको कराया है मैंने। तो अब कोई भी चैप्टर कराऊंगा उसके क्वेश्चन आंसर भी यार मैं डिस्कस कर रहा हूं एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है, ये करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी है। अगले वीडियो लेक्चर में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा विद क्वेश्चन एंड आंसर। यहां पर भी धाकड़ लेवल के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। धाकड़ का मतलब समझते हो ना, फुल कॉन्फिडेंस आएगा कि पेपर में एग्जाम में ये तुम देखोगे ही देखोगे। तो यार जो मैं कराता हूं अपने दिल से कराता हूं, मतलब मेरी पूरी कवरेज देने की कोशिश रहती है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ कमी लग रही है, लग रहा है कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे, वैसे तो मुझे ही पता है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा था, ठीक है, तो आप वीडियो भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो फिर भी मुझे बताओ। अगर आपको लग रहा है कि किसी और तरीके से तैयारी करनी है तो फिर भी मुझे बताओ, आप कमेंट सेक्शन में जैसा बताओगे ना उस हिसाब से मैं चलूंगा। तो गाइस आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, फिर उसके बाद एनवायरमेंट करेंगे, फिर इंडिया चाइना पाकिस्तान करेंगे, और फिर घूमेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। और मैंने वादा किया आपको कि सैंपल पेपर जरूर रिवाइज कराऊंगा और आपके एग्जाम से पहले लाइव भी आ जाऊंगा। तुम ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाओ, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता दो, वीडियो को शेयर करने लग जाओ। अगर तुम ज्यादा जुड़ोगे तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। और तुम्हारे बैच का नाम गाइस क्या है? कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब जीत। तो जीत अपनी ही होनी है, तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। बस मैं गारंटी ले रहा हूं कि इकोनॉमिक्स मैं बहुत बढ़िया तरीके से करा दूंगा। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।